हेलो दोस्तों, आपका योग फिजिक्स में स्वागत है। मैं उमेश मिश्रा। तो हम आपको 11th की फ़िज़िक्स पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी से, और जिसका दूसरा चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। और इसमें हम पढ़ेंगे आज कि हमारा जो डिस्टेंस है उनको हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में यूनिट्स को पढ़ा था और उसमें हमने आपको सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में नहीं बताया था, जिसके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे अभी। और इसमें हम आपको बता ही भी रहे हैं कि हम डिस्टेंस को किस तरीके से मेज़र करते हैं, कैसे उसको मेज़र करते हैं, क्या उसका तरीका होता है, चाहे स्मॉल में हम जाएं और चाहे फिर हर लार्ज डिस्टेंसेस को मेज़र करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं? ये दो होते हैं, एक रेडियन होता है यूनिट में और एक स्टेरेडियन होता है। ठीक है, दो होते हैं, एक रेडियन एक स्टेरेडियन। अब इसमें क्या होता है कि रेडियन किसका एंगल होता है, ये किसका यूनिट है, स्टेरेडियन किसकी यूनिट है। रेडियन जब हम एंगल की बात करते हैं, प्लेन एंगल, जब हम प्लेन एंगल्स की बात करते हैं उसकी यूनिट रेडियन होती है। और जब हम सॉलिड एंगल की बात करते हैं तो उसकी यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन होती है। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या है, क्योंकि ये थोड़ा सा सॉलिड एंगल आपके लिए हो सकता है नया हो सकता है कुछ लोग पढ़े हों लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या है। प्लेन एंगल वो एंगल है जब हम प्लेन पे कोई एंगल बनाएं, जैसे ये हमारा प्लेन है, ये बोर्ड। अब यहाँ पे हम एक एंगल ऐसे ही थीटा हमने बना दिया, ऐसे ही हमने थीटा एंगल बना दिया, मतलब कि सिर्फ 2 डायमेंशन में अगर हमारा एंगल बन रहा हो, जब 2 डायमेंशन में एंगल बन रहा हो तो वो प्लेन एंगल होता है। प्लेन 2 डायमेंशन का होता है ना, तो प्लेन एंगल ये हुआ। 2 डायमेंशन जब कोई एंगल बन रहा हो तो वो प्लेन एंगल होता है। अब इसके उलट जब 3 डायमेंशन में अगर हमारा एंगल बने तो वो सॉलिड एंगल होता है। इसको हम एज एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई स्फीयर है, ये कोई स्फीयर है, स्फीयर मतलब गोला, ये कोई स्फीयर है और इसका ये कोई इतना पार्ट, ये 3 डायमेंशनल पार्ट है स्फीयर का, ये इस तरीके से सर्कल पार्ट आएगा। एक 3 डायमेंशनल पार्ट है, स्फीयर 3 डायमेंशनल होता है। जब इसका एंगल हम सेंटर पे देख रहे हैं इतने पार्ट का और ये ओमेगा एंगल बना रहा हो, इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, सॉलिड एंगल को ओमेगा से डिनोट करते हैं, तो ये होता है सॉलिड एंगल। ठीक है, ये हमारा प्लेन एंगल, ये हमारा सॉलिड एंगल, ठीक है। ये प्लेन एंगल और ये सॉलिड एंगल। अब ये हमारा हो गया, ये हमारा प्लेन एंगल हो गया, प्लेन सॉलिड एंगल हो गया। सॉलिड एंगल को हम कैसे डिनोट करते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं डिस्टेंसेस को हम कैसे मेजर करते हैं। जैसे हमारी जो डिस्टेंसेस हैं, चाहे हम स्मॉल डिस्टेंस की बात करें चाहे हम लार्ज डिस्टेंस की बात करें, तो उसको हम कैसे मेजर करते हैं, हम इसको देखते हैं। अब मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस में हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे। जैसे कि हमारा ये कोई पॉइंट है और ये कोई पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है। ये तो हमारा नॉर्मल डिस्टेंस है, हम नॉर्मल, बहुत ही नॉर्मल, ये लीनियर डिस्टेंस है, हम इसको मेजर कर सकते हैं बाय स्केल। अब कुछ डिस्टेंसेस ऐसी भी होती हैं जिनको हम बाय स्केल मेजरमेंट नहीं कर सकते, उनके लिए कुछ मेथड होता है। जैसे कि हमारा एक डिस्टेंस इस तरीके से हम मान लें कि हम यहाँ पे हैं,
हम अर्थ पे हैं और हम अर्थ से सन के बीच में डिस्टेंस अगर निकालना चाहें तो वो कितना डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस कितना होगा। तो ऐसे डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है जिस मेथड को हम पैरालैक्स मेथड के नाम से जानते हैं। तो हम जानते हैं पैरालैक्स मेथड क्या होता है और इसका एक आध दो एग्जाम्पल भी हम। पैरालैक्स मेथड, ये पैरालैक्स मेथड, पहले इसको जान लेते हैं फिर इसकी थोड़ा सा इसके बारे में भी जानेंगे। हम ये समझ लें कि ये हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक। हमारा ये सेंटर हो गया, ये आई, और यहाँ पे हमने मार्कर को रखा, इस मार्कर को हमने यहाँ पे रखा। अब इस आई को क्लोज करें हम तो उसकी पोजीशन कहाँ पे रहेगी, और फिर इस आई को हम क्लोज करें तो उसकी पोजीशन कहाँ पे रहेगी। तो थोड़ा सा डिस्टेंस पोजीशन में फ़र्क समझ में आता है, क्योंकि एक्चुअल पोजीशन तो ये है लेकिन वर्चुअल पोजीशन हमारा थोड़ा सा डिफर समझ में आता है। मतलब कि हम अगर लेफ़्ट आई को क्लोज करें तो हमारा डिस्टेंस यहाँ पे है, और राइट आई को क्लोज करें तो ये डिस्टेंस हमारा यहाँ पे है, सेंटर हमारा यहाँ पे है। ये हम जो एक्चुअल पोजीशन है ये है, और हम कहाँ से इसको मेज़र कर रहे हैं, इस पॉइंट से। हम इस पॉइंट से मेज़र कर रहे हैं, तो इसके बीच में डिस्टेंस और इसके बीच में डिस्टेंस, क्योंकि ये जो सेंटर है वो तो एक ही है। ये पोजीशन हम ए मान लें, इस पोजीशन को बी मान लें, और यहाँ से यहाँ भी सेंटर भी उतना ही होगा। जैसे अगर इसको हम आर मान लें, इसको भी आर, ये भी, अगर इन दोनों को हम आर मान रहे हैं तो ये भी डिस्टेंस हमारा क्या होगा, आर ही होगा। ये भी डिस्टेंस आर ही होगा। तो अगर कोई सेंटर है, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम 3 पॉइंट्स को देख रहे हैं, उनके बीच में डिस्टेंस अगर सेम है तो वो डेफिनेटली क्या होता है, एक सर्कल बनाता है। अब ये एक आर्क है हमारा, ये आर्क कट हो रहा है कहाँ से, इस सेंटर के रिस्पेक्ट में। ये ए बी एक आर्क हो गया हमारा। जब आर्क कोई सेंटर से किसी सेंटर से कट कर रहा है तो यहाँ पे एक एंगल थीटा भी बनेगा हमारा, एक एंगल थीटा भी बनेगा। तो अब यहाँ से रेडियस और थीटा के हेल्प से हम आर्क, रेडियस और थीटा के हेल्प से इसके बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और इस मेथड को हम पैरालैक्स मेथड जानते हैं। इस मेथड को हम पैरालैक्स मेथड के नाम से जानते हैं। इसको हम थोड़ा सा और देखते हैं कि हमको आर्क, इसके बीच में डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। यहाँ से यहाँ के बीच में डिस्टेंस तो हम निकाल सकते हैं। अगर इसको हम मान लें बी, हमको निकालना क्या है अब आर, क्योंकि ये हमारा ह्यूमन है, ठीक है, ये ह्यूमन है, ये हमारा प्लैनेट है, ये प्लैनेट है, ये हमारा प्लैनेट है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, जो रेडियस इक्वल्स टू क्या होता है, या फिर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क अपान रेडियस। थीटा इक्वल्स टू, ये वेल नोन फॉर्मूला आप जानते ही होंगे इसको, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपान रेडियस, ठीक है, आर्क अपान रेडियस, ये फॉर्मूला हमारा होता है। अब यहाँ पे हमको रेडियस निकालना है, तो रेडियस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर्क अपान थीटा। मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं बी अपान थीटा, आर इक्वल्स टू बी बाई थीटा। ये हमारा फॉर्मूला आया, ये हमारा फॉर्मूला आया इस डिस्टेंस के लिए, ठीक है। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ऐसे कि जैसे हम इसको कहाँ पे यूज करते हैं। ये तो हमने ऐसे एक चीज़ हमने बता दिया। अब हम यहीं पे एक एग्जांपल लेते हैं सन के लिए। सन पे हम क्या करते हैं, जैसे कोई हमारा एक ह्यूमन सन यहाँ पे है, अर्थ पे है, ठीक है, हम यहाँ पे खड़े हैं, और यही मेथड, यही सेम टू सेम मेथड हम अप्लाई करें। लेफ्ट आई को एक बार क्लोज करें, फिर पोजीशन हम अपना डिनोट करें, फिर राइट आई को क्लोज करें, फिर वो पोजीशन डिनोट करें, और दोनों पोजीशन के बीच में जो आर्क एंगल आ रहा है, जो रेडियस हमारा आर्क एंगल सबटेंड कर रहा है, उसको मेज़र करें हम,
और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस, जो पोजीशन हमारा आ रहा है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर हम मेजर कर लें तो अर्थ से सन के बीच में जो डिस्टेंस आएगी वो हमारा निकल आएगा डिस्टेंस। तो इस मेथड को हम पैरालैक्स मेथड कहते हैं, ठीक है। और इस मेथड की हेल्प से हम सन का रेडियस भी निकाल सकते हैं, डायामीटर भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? मान लीजिए एक हम एग्जाम्पल के तरीके से देखते हैं। हम इस तरीके से देखें कि ये हमारा ह्यूमन है, ये ह्यूमन है, यहाँ पे ये सन है, ठीक। यहाँ पे ना लेके हम इसके जस्ट सामने लेते हैं, यहाँ पे ये सन है। हमें इसका निकालना क्या है? रेडियस। हम वही मेथड पैरालैक्स मेथड यूज करते हैं। लेफ्ट आई राइट आई, लेफ्ट आई को हमने क्लोज किया तो यहाँ पे आया, ठीक। और राइट आई को क्लोज किया तो यहाँ पे आया। ये दोनों साइज, ये तीनों साइज में बराबर हैं, बड़ा छोटा हो गया है, चलिए ये यहाँ पे आया, ठीक है। ये चीज हो गया। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस और यहाँ पे ये पोजीशन हम डिनोट, ये चीज हमने देखा, ठीक है। यहाँ पे हम गए तो इस पोजीशन को हमने डिनोट कर लिया और इस पोजीशन को हमने डिनोट कर लिया, ठीक है। इसको हम ए माने, इसको बी मान लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आए तो इस पोजीशन को हमने क्या माना? ये हमारा बी डैश हो गया और ये हमारा ए डैश हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो मेजर कर सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द अर्थ। हमारा जो मून है अर्थ से ऑब्जर्व किया गया दो डायमेट्रिकली अपोजिट साइड में, मतलब कि वही क्लोज आइज को क्लोज करके एक लेफ्ट आइज एक राइट आइज से जब हम मेजर कर रहे हैं तो वो एंगल जो सबटेंड कर रहा है वो कितना है अभी देखते हैं। द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय टू डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1 डिग्री 54 मिनट। 1 डिग्री 54 मिनट। अब ये है, ये इतना एंगल वो सबटेंड कर रहा है, ठीक है। ये इतना एंगल सबटेंड कर रहा है तो हमको निकालना क्या है? गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ टू बी अबाउट 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर, कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। हमको निकालना क्या है? अर्थ से मून की डिस्टेंस को निकालना है, हमें मेजर करना है। तो हम सोल्यूशन देखते हैं इसका। हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या क्या है हम उसको लिख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लिखेंगे, सोल्यूशन करेंगे। वी हैव एंगल। हम थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये हमारा मून है, ये अर्थ है, ठीक। ये मून, ये अर्थ। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि पैरालैक्स मेथड से ही हमने एक बार ऑब्जर्व किया तो इस पॉइंट पे आया ए, हमने दूसरी बार ऑब्जर्व किया तो इस पॉइंट पे आया बी, ठीक। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो बताया जा रहा है 1 डिग्री 54 मिनट। वन डिग्री 54 मिनट ये बताया जा रहा है। ये एंगल हालांकि बहुत ज़्यादा है, ये 60 के अप्रॉक्स है, लेकिन हम मान रहे हैं कि 1 डिग्री 54 मिनट है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे हमारे। वी हैव एंगल थीटा इक्वल्स टू 1 डिग्री 54 मिनट, ठीक है। तो अब इसको हम चेंज करते हैं। सबसे पहले ये 54 मिनट और थोड़ा सा इसके बारे में आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं जिनको नहीं पता है उनके लिए थोड़ा सा कि 1 डिग्री का मतलब क्या है। ये 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। जब इस किसी भी एंगल के ऊपर सिर्फ एक क्रॉस होता है तो वो क्या होता है, वो मिनट होता है, 60 मिनट,
ठीक है। और जब 1 मिनट, जब 1 मिनट बराबर इसको टू कितना होता है 60 सेकेंड, ये एंगल होता है, ये 60 सेकेंड एंगल होता है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना कि जब किसी भी डिग्री के ऊपर इस तरीके से 2 लाइंस हो जाएं तो वो सेकंड में होता है, उसको हम सेकंड में डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू, अगर हम 60 + 54 करें, ये 60 डिग्री प्लस 54 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 114 मिनट। ये मिनट में हो गया हमारा, ठीक है। हमें क्या दिया है और एक दूसरा डायमीटर ऑफ द अर्थ, अर्थ का डायमीटर दिया है हमको, डायमीटर ऑफ द अर्थ, अर्थ का डायमीटर दिया है हमको, ठीक है। अर्थ का डायमीटर कितना है, ये है 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर, ठीक है। 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर ये है। हमको निकालना क्या है डिस्टेंस, वी हैव टू find out the distance from earth to moon। हमको ये डिस्टेंस मेजर करना है फ्रॉम अर्थ टू मून। तो अब हम वही पैरालैक्स मेथड अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम इस एंगल्स को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा रेडियन में, क्योंकि ये एंगल है, क्योंकि ये प्लेन एंगल है हमारा। प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है रेडियन होती है, तो रेडियन में इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है 1 मिनट बराबर 4.85 इंटू 10⁻⁻⁶ रेडियन होता है, ठीक है। ये 1.1 सेकेंड इक्वल टू 4.85 इंटू 10⁻⁶ रेडियन होता है। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। अब ये जो एंगल है इसको हम चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 114 मिनट इंटू 60 सेकेंड इंटू 60 सेकेंड इंटू 60 सेकेंड, और हम इसको इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4.85 इंटू 10⁻⁻⁶ रेडियन रेड। अब इतना रेडियन ये है। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे कि 3 इंटू 32 इंटू 10⁻⁻² रेडियन, ये इतना रेडियन आएगा। ये हम इस तरीके से समझ लें कि जो मून का पोजीशन आएगा, अगर हम अर्थ की इस पोजीशन से मेजर करें, अर्थ की इस पोजीशन से मेजर करें, तो डिस्टेंस उसके बराबर ही होगा, वो b होगा, वो डिस्टेंस b होगा, ठीक है। या फिर हम कह दें कि सॉरी मून से ऑब्जर्व किया जा रहा है, ये मून है और ये अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। ये मून है और ये अर्थ है। अर्थ को ऑब्जर्व किया जा रहा है मून से, ठीक है। ये मून से अर्थ को ऑब्जर्व किया जा रहा है, सॉरी उसके लिए। तो ये डिस्टेंस, ये डायमीटर इसका दिया जा रहा है कितना, ये इतना दिया गया है, इतना ये डायमीटर दिया गया है। तो वही पैरालैक्स मेथड हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये एंगल हमारा सबटेंड हो रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडियस इक्वल टू b/θ,
ये इतना होगा। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये रेडियस का मतलब क्या हुआ, ये डिस्टेंस, हम इसको d से डिनोट कर लें। ठीक है, डिस्टेंस d से डिनोट कर लिए हम, तो यहाँ पे अब क्या होगा, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा कि जिसको हम 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 3.32 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। ठीक है, ये इतना हो। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, इसको हम कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, ये आएगा 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। यहाँ पे एक चीज़ और आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि ये रेडियन को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, पर रेडियन हम कह दें, ये हम पर रेडियन भी तो बोल सकते हैं, लेकिन रेडियन वास्तव में कोई यूनिट नहीं होता है, इस वजह से हम रेडियन को नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ हम 3.84 मीटर। ये कितना डिस्टेंस होगा, ये हमारा अर्थ से मून की डिस्टेंस है, ये हमारा अर्थ से मून की डिस्टेंस है। हमने पहला एग्जाम्पल दिया, ठीक है, और हम आगे के एग्जाम्पल और देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स और भी देखते हैं। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है, 2.4 एग्जाम्पल नंबर। द सन एंगल डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकेंड। द डिस्टेंस d of the sun from the earth is 1.496 into 10⁻11 मीटर। What is the diameter of the sun? हमको एंगल दिया है और डिस्टेंस जो अर्थ से सन के बीच में है वो दिया गया है। तो यहाँ पूछा जा रहा है डायमीटर ऑफ द सन, सन का डायमीटर कितना होगा, सन का डायमीटर कितना होगा। मतलब ये हम इस तरीके से समझें कि ये है, ये अर्थ है, यहाँ से ऑब्जर्व किया गया, अर्थ से ऑब्जर्व किया गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे एंगल भी दिया गया है और ये आर दिया गया है, थीटा दिया गया है, और ये डिस्टेंस डी दिया गया है कैपिटल, जो इसमें दिया है एग्जाम्पल में है। ठीक है, हमें पूछ रहा है डायमीटर, स्मॉल डी वाला, ये डायमीटर इसका पूछा जा रहा है हमसे, इसका डायमीटर पूछा जा रहा है। तो हम इसका सोल्यूशन करते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखते हैं हम, तो इसका क्या होगा, हमारे पास थीटा दिया है, वी हैव थीटा इक्वल्स टू 1920 सेकेंड। इसको हम रेडियन में चेंज करें, रेडियन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1920 सेकेंड इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन होगा, क्योंकि 1 रेडियन इसको इतना होता है। अगर हम 1920 सेकेंड है तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 1 रेडियन आ जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा हमारा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 9.31 इंटू 10⁻³ रेडियन। ये हमें दिया, ये हमारा रेडियन में एंगल निकल आया, ये प्लेन एंगल की यूनिट तो निकल आई हमारी। अब हमें दिया है ये डिस्टेंस d, और हमको निकालना क्या है, डायमीटर। तो क्या होगा, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस d इक्वल्स टू क्या होता है, b/थीटा। d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्मॉल d अपन थीटा हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, स्मॉल d निकालना है। तो यहाँ से स्मॉल d इक्वल्स टू थीटा इंटू कैपिटल D हो जाएगा। अब हम यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, क्योंकि थीटा और कैपिटल D की वैल्यू हमारे पास है और ये कैपिटल D की वैल्यू है।
और यहाँ पे क्या कर देंगे तब हम थीटा की वैल्यू पुटअप करें 9 पॉइंट ये वाली, तो 9.31 इंटू 10⁻³ इंटू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। अब ये कितना हो जाएगा अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें पूरा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें पूरा, ये कितना है हमारा, ये हमारा -3 और ये हो जाएगा कितना 10⁸ हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई 1920 सेकेंड। द डिस्टेंस d ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन। हमको एंगल दिया है और डिस्टेंस जो अर्थ से सन के बीच में है वो दिया गया है। तो यहाँ पूछा जा रहा है डायमीटर ऑफ द सन। सन का डायमीटर कितना होगा, सन का डायमीटर कितना होगा। मतलब ये हम इस तरीके से समझें कि ये है, ये अर्थ है, यहाँ से ऑब्जर्व किया गया, अर्थ से ऑब्जर्व किया गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे एंगल भी दिया गया है और ये आर दिया गया है, थीटा दिया गया है और ये डिस्टेंस डी दिया गया है कैपिटल, जो इसमें दिया है एग्जाम्पल में है, ठीक है। हमें पूछ रहा है डायमीटर स्मॉल डी वाला, ये डायमीटर इसका पूछा जा रहा है हमसे, इसका डायमीटर पूछा जा रहा है। तो हम इसको इसका सोल्यूशन करते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखते हैं हम, तो इसका क्या होगा, हमारे पास थीटा दिया है, वी हैव थीटा इक्वल्स टू 1920 सेकेंड। इसको हम रेडियन में चेंज करें, रेडियन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1920 सेकेंड इंटू 10⁻, जाएगा 4.885 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन होगा, क्योंकि 1 रेडियन इक्वल्स टू इतना होता है। अगर हम 1920 सेकेंड है तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 1 रेडियन आ जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा हमारा, इसका जाएगा 9.31 इंटू 10⁻³ रेडियन। ये हमें दिया, ये हमारा रेडियन में एंगल निकल आया, ये प्लेन एंगल की यूनिट तो निकल आई हमारी। अब हमें दिया है ये डिस्टेंस d और हमको निकालना क्या है डायमीटर। तो क्या होगा, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस d इक्वल्स टू क्या होता है b/थीटा, d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्मॉल d अपन थीटा हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, स्मॉल d निकालना है। तो यहाँ से स्मॉल d इक्वल्स टू थीटा इंटू कैपिटल D हो जाएगा। अब हम यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं क्योंकि थीटा और कैपिटल D की वैल्यू हमारे पास है और ये कैपिटल D की वैल्यू है। और यहाँ पे क्या कर देंगे तब हम थीटा की वैल्यू पुटअप करें 9 पॉइंट ये वाली, तो 9.31 इंटू 10⁻³ इंटू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। अब ये कितना हो जाएगा अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें पूरा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें पूरा, ये कितना है हमारा, ये हमारा -3 और ये हो जाएगा कितना 10⁸ हो जाएगा। इसको हम मल्टीमीटर 9 मीटर, क्योंकि ये 8 ही आ रहा है। तो हमने सॉल्व किया कि जो लार्ज डिस्टेंसेस हैं उनको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उनका क्या मेथड होता है, उसको हमने अभी देखा और सॉल्व किया, ठीक है। अब हम स्मॉल डिस्टेंसेस को देखते हैं कि जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल हो गया, एटम हो गया, उसको हम कैसे मेज़र करेंगे, उसके लिए क्या मेथड होता है, ठीक है। तो देख
तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल मेथड होता है, हमारे पास तो कुछ एक स्पेशल मेथड होता है। क्योंकि अगर हम माइक्रोस्कोप की बात करें, क्योंकि माइक्रोस्कोप भी हमारा बहुत ही स्मॉल डिस्टेंसेस को, साइजेस को मेज़र करने के लिए, बैक्टीरियाज को देखने के लिए हम यूज करते हैं। और वो क्या होता है कि जो माइक्रोस्कोप होता है वो विजिबल रेंज ऑफ लाइट में ही काम करता है। और जैसे ये 4000 एंगस्ट्रॉम टू कितने के लिए होता है, 7000 एंगस्ट्रॉम। इतने रेंज में अगर विजिबल रेंज में लाइट है, अगर हमारी है, विजिबल रेंज में अगर हमारी लाइट है, तो हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप से बैक्टीरियाज को हम मेजर कर पाते हैं और उनको हम मैग्नीफाई कर पाते हैं। और यहाँ पे 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू इतना मीटर होता है। अब यहाँ पे ये आता है कि हम माइक्रोस्कोप से तो उनको मेज़र कर पाते हैं, लेकिन जब हम उससे भी काफ़ी नीचे जाते हैं, जब हम एटम पे आते हैं, न्यूक्लियस की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात हम जब करते हैं, तो वहाँ पे ये मैग्नीफाई नहीं कर पाता। इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, ये विजिबल रेंज में ही मैग्नीफाई कर पाता है, ये एक विजिबल रेंज में ही मैग्नीफाई कर पाता है। तो उनको मेजरमेंट करने के लिए, उन मॉलिक्यूल्स को मेजरमेंट करने के लिए, अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें, क्योंकि अभी एटम और इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट अभी तक नहीं बन पाया है, हम मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो हमारे पास कुछ एक मेथड है। हम विजिबल रेंज की लाइट को ना यूज करके, हम विजिबल लाइट को ना यूज करके हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम को। हम इलेक्ट्रॉन बीम को यूज करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन बीम को यूज करते हैं। किस में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन बीम को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। और इसका ये मेथड क्या होता है, हम इसको थोड़ा जानते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चार्जेज होंगे। ये कोई बीम है हमारी, ये इलेक्ट्रॉन बीम है। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस होता है, ठीक है, माइनस चार्ज होता है। जहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन, यहाँ से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन बीम, ये माइनस चार्ज होता है। और माइनस चार्ज होने की वजह से क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब हम अप्लाई करें, यहाँ पे करें, तो क्या होगा, यहाँ पे इसके एम्पलीट्यूड में चेंजिंग आएगी, ये मैग्निफिकेशन होने लगेगा, ठीक है, मैग्निफिकेशन होने लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पे ये फोकसिंग इसकी चेंज कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से फोकसिंग इसकी हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इतना ये एडवांस माइक्रोस्कोप होने के बाद भी इसके कुछ एक लिमिटेशंस हैं, ये कुछ एक लिमिट तक ही मैग्नीफाई कर पाता है। और ये इसका लिमिट कितना है, हम इसको देखते हैं। इसकी लिमिट है हमारी कितनी, ये फ्रैक्शंस ऑफ एंगस्ट्रॉम को ही मेजर कर पाता है, यहाँ तक ही तो मैग्नीफाई कर लेता है। ये इतना एडवांस है, तब यहाँ तक मैग्नीफाई कर पाता है। और इतना मैग्निफिकेशन होने के बाद 0.06 तक की 0.6 एंगस्ट्रॉम तक की वेवलेंथ को अगर मैग्नीफाई कर पा रहा है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को मैग्नीफाई कर लेता है। ऑलमोस्ट ये मैग्नीफाई कर लेता है मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। और माइक्रोस्कोप हमारा मैग्नीफाई नहीं कर पाता था, क्योंकि उसकी लिमिटेशंस विजिबल रेंज तक के लिए ही है। ये हमारा 0.6 एंगस्ट्रॉम तक को मैग्नीफाई कर पाता है। तो ये मॉलिक्यूल्स को भी मैग्नीफाई कर लेता है और इनको और भी ज़्यादा प्रिसाइज तरीके से मेज़र करने के लिए एटम्स को, हमारा एक अभी हाल ही में अब डेवलपमेंट हो रहा है, ये हो चुका है टनलिंग माइक्रोस्कोप का। ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, टनलिंग माइक्रोस्कोप, जिसमें हम और ही फ्रैक्शंस ऑफ
एंगस्ट्रॉम को मेज़र कर सकते हैं, करेक्टली मेज़र कर सकते हैं, करेक्टली इसको हम देख सकते हैं, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। तो वो टनलिंग माइक्रोस्कोप होता है, वो फ्रैक्शंस ऑफ एंगस्ट्रॉम, वो बहुत ही कम डिस्टेंस, बहुत ही कम स्मॉलेस्ट डिस्टेंस के लिए मेजरमेंट कर लेता है। वो एटम्स को मैग्नीफाई कर सकता है, वो मॉलिक्यूल्स को तो अच्छे से पूरी तरीके से मैग्नीफाई कर सकता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में एटम्स होते हैं और एटम सिर्फ एक एटम होता है मॉलिक्यूल्स के। हालांकि मॉलिक्यूल्स का भी साइज़ काफ़ी कम होता है। ये क्या होता है, माइक्रोस्कोप हमारा जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप होता है, जो हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, वो इसको मैग्नीफाई नहीं कर पाता है मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, तो ये तो हमारा स्मॉल डिस्टेंस को मेज़र करने का एक मेथड है कि वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ कर सकते हैं, टनलिंग माइक्रोस्कोप यूज़ कर सकते हैं, और इससे थोड़ी बड़ी डिस्टेंस, बड़ी साइज़ को मेज़र करने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन कुछ एक मेथड और भी है मॉलिक्यूल्स की साइज़ को डिफाइन करने के लिए, हम उसको देखते हैं। अगर हम मेथड की बात करें तो ओलिक एसिड का जो मॉलिक्यूल होता है वो अभी तक के लिए हम ये कह सकते हैं, हम अब ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल को मेज़र करते हैं। ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स का मेज़रमेंट कैसे होता है, इसके लिए मेथड क्या होता है। अगर हम इसको मेज़र करना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा इसका अभी बता देते हैं, फिर इसको हम प्रूव भी करेंगे। हम इसको ऐसे समझ लें कि हम 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम का ओलिक एसिड लें, 1 cm³ वॉल्यूम जो है ओलिक एसिड का 1 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको हमने लिया और इसको हमने क्या किया, इस ओलिक एसिड को 20 सेंटीमीटर क्यूब का एल्कोहल में, ठीक है, एल्कोहल में हमने डिज़ोल्व कर दिया, इसको हमने मिला दिया। फिर उस जो सोल्यूशन हमारे पास आया, अब जो एल्कोहल में हमने मिलाया ओलिक एसिड को, जो सोल्यूशन आया उसमें से फिर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम फिर निकाल लिए और फिर से उसको हम क्या कर दिए, एल्कोहल में फिर से हमने मिला दिया। ठीक है, फिर से हमने उसको एल्कोहल में मिला दिया। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, फिर उसके बाद फिर से अब उसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम हमने फिर निकाल लिया और उसको वाटर पे हमने डाल दिया। जब, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये वाटर पे जाता है और इस पे हमने एक पाउडर, स्पेशल टाइप का पाउडर, ठीक है, स्पेशल टाइप का पाउडर जिसका नाम लाइकोपोडियम पाउडर है, हम उस पर स्प्रिंकल कर देते हैं, छिड़क देते हैं, डाल देते हैं। तो उस पर क्या होता है कि ये स्प्रिंकल जब करने के बाद ये काफ़ी तेज़ी से फैलता है वाटर सरफेस पे, और फैल करके ये एक फिल्म बना लेता है, थिन फिल्म बना लेता है। और उस थिन फिल्म की डिस्टेंस अगर हम मेज़र कर लें तो वो कितना हो जाएगा, हमारा कितना होगा, वो t डिस्टेंस अगर हम मेज़र करते हैं, अगर उस थिन फिल्म की डिस्टेंस हम t डिस्टेंस मेज़र करते हैं तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं, और वो कितने से हम निकाल सकते हैं कि उसमें कितने वॉल्यूम हैं, वॉल्यूम मतलब कितने मॉलिक्यूल हैं और उनका साइज कितना है। हम सिर्फ एक मोनोमॉलिक्यूलर अगर हम बात कर लें, अभी इसको हम बताएंगे आपको, मोनोमॉलिक्यूलर की बात करेंगे तो भी हम निकाल सकते हैं। और यहाँ पे कुछ एक एरिया में फैलेगा, उस एरिया को मेज़र करके, तो हम इसका मेथड देखते हैं किस तरीके से हम पूरा मेज़रमेंट करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर we take 1 centimeter cube volume of the ओलिक एसिड, ठीक है, ओलिक एसिड का 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम हमने लिया। अब इसके बाद वी डिजॉल्व,
it into 20 centimeter cube of alcohol. 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्कोहल में हमने डिसॉल्व कर दिया। अब इसके बाद अगेन हमने क्या किया, अगेन वी टेक 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम from this solution and then we dissolve again, again it into 20 centimeter cube of alcohol में हमने फिर से डिसॉल्व कर दिया। देन we take 1 centimeter cube from this new solution. अब इसके बाद हम ये माने कि शुरुआत में, ये तो हमारा मेथड हो गया, शुरुआत में जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ 1 molecule is V, then the volume of n drops from n drops is equals to n into V, एन वी हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम जल्दी से थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये एन वी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम हम मेज़र करना चाहें तो कितना हो जाएगा, सिर्फ एक ड्रॉप के वॉल्यूम को। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि अगर हम लाइकोपोडियम पाउडर को स्प्रेड कर दें, लाइकोपोडियम पाउडर को स्प्रेड कर दें किस पे, जो हमारा एरिया जो वाटर में हमने डिज़ोल्व किया था और उसका वॉल्यूम कितना आ रहा था, इतना, ये वॉल्यूम, ठीक है, ये वॉल्यूम आ रहा था, उसको हम स्प्रेड कर देते हैं। तो अगर हम फिर उसके बाद वो स्प्रेड करने के बाद उसके एक सर्कुलर एरिया में वो फैल जाता है और उसका एक थिकनेस टी होता है। हम इस टी को मेजरमेंट करें तो टी का मेजरमेंट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द फिल्म एंड एरिया ऑफ द फिल्म को मेजर करेंगे। तो हमारा ये इतना है NV/20/20 इंटू ए, एरिया ऑफ द फिल्म। ये चीज़ हमारा अगर हम मेज़र कर लें, इसको हम कैलकुलेट करें पूरा, तो हमारा वो ऑर्डर में आता है 10⁻⁹ मीटर के ऑर्डर में आता है। ठीक है, तो आज हमने देखा कि डिस्टेंसेस का मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, और स्मॉल के लिए भी लार्ज के लिए भी हमने देखा। कल हम छोटी सी डिस्टेंसेस की यूनिट को भी देख लेंगे और कल हम देखेंगे आगे के लेक्चर में कि हमारा मास को हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, उनमें क्या प्रोसेस होता है, हम इसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।